नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने खुले मंच से प्रदेश हित में आज जो है वो घोषणाएं की हैं और सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग और साथ ही बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को धनराशि से पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि घोषणा की कि योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 प्रतिमाह की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति की तरफ से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं सीएम ने बीते रोज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या घोषणाएं की हैं। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सबकी घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने राज्य में भूस्खलन की सूचनाओं के डेटाबेस के निर्माण और भूस्खलन के खतरों और जोखिम के आकलन और भूस्खलनों के स्थलीय परीक्षण को लेकर भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरे को कम करना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन के खतरों और जोखिम के आकलन की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने तलब की है ताकि इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जा सके। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भूस्खलन की संवेदनशीलता को जिलेवार मैपिंग से उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। सुरक्षा उपायों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके तहत राज्य सरकार भूस्खलन के खतरों को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करेगी, जैसे कि भूस्खलन के स्थलीय परीक्षण, भूस्खलन के खतरों और जोखिम के आकलन और साथ ही भूस्खलन के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष को हंगामे की बजाय जो है वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। आगे मत जाइए। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय बचा है। इन सब के बीच में बीजेपी चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिया गया है और तर्क भी दिया गया है कि इसमें चुनावों पर आने वाले खर्च की बचत होगी। दोनों चुनाव एक साथ होने पर विकास कार्यों में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की
तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पर बीते 2 विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए भी केदारनाथ उपचुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ से हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त जो है वो खानी पड़ी थी। साथ ही बीजेपी को बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा है और अब केदारनाथ में आपको बताते चले कि जहां कांग्रेस की तैयारियों को बीजेपी बेकार की मेहनत की बता रही है, तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत होने की बात भी कह रही है। मैं बीजेपी का भी कहना है कि कांग्रेस में अब तक अंतर्कलह जो है वो थमी नहीं है और कोई भी पार्टी अंतर्कलह के साथ में चुनाव नहीं जीत सकती है। बीजेपी के मुताबिक केदारनाथ उपचुनाव में जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी और बीजेपी ही केदारनाथ उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी। जो आपको लगता है वही मुझे लगता है, जो जनता को लगता है वही मुझे लगता है। जहां अंतर्कलह है वहां जीत कहां से आएगी? केदारनाथ की जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुराने पत्रकार मित्र हैं वो भी आजकल भाजपा का साथ दे रहे हैं, पत्रकारों को भी घेर रखा है और जो है कि सांसद यहां आकर दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में सियासत भी जारी है। केदारनाथ उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीते 2 विधानसभा उपचुनाव में आपको बताते चलें कि जीती कांग्रेस में जोश भी देखने को मिल रहा। साथ ही कांग्रेस यात्रा के जरिए लोगों के दिल में उतरना चाहती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में अंतर्कलह अनदेखी की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की बैठक ली है और कहा यह भी जा रहा कि बैठक में विधायकों ने प्रदेश के पदाधिकारियों के चयन में अपनी अनदेखी का आरोप भी लगाया है और प्रदेश कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। न वरिष्ठों की अनदेखी हो रही है, न कोई अंतर्कलह है। देखिए, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। जहां तक मेरी जानकारी, विधायकों ने कहीं पर भी कोई शिकायत किसी मामले में नहीं की, लेकिन जिस तरीके के मीडिया में खबर आई है तो ये तो उनका अपना अधिकार भी है, लोकतंत्र है, चलता रहता है। और कहीं पार्टी में न गुटबाजी है, न पार्टी में कहीं किसी की अनदेखी हो रही, पार्टी में सबको सम्मान मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा उतनी बड़ी हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा निकली, 300 किलोमीटर की अध्यक्ष जी ने यात्रा। एलोपैथी दवाइयों को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराने के बाद में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथी की जहरीली दवाएं खाकर करोड़ों लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों ने दुनिया भर में अपना राज स्थापित करने के लिए करोड़ों लोगों का कत्ल किया है। इस्लाम के नाम पर भी कई लोगों की जानें ली गई हैं। देश में अब भी जहरीली सिंथेटिक दवाइयां खाकर करोड़ों लोग मर गए हैं। इसलिए चिकित्सक की स्वाधीनता के आंदोलन को आगे बढ़ना होगा। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। विकास हट जा आगे से भाई। मानवाधिकार और साथ ही सीएम हेल्पलाइन से मिल रही शिकायतों का पौड़ी के एसएसपी समय पर निस्तारण कर रहे हैं। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मानवाधिकार और सीएम हेल्पलाइन से शिकायतें भी मिल रही हैं। उन शिकायतों को उनके कार्यालय से
मॉनिटरिंग की जा रही है और एक निश्चित समय पर उनका निस्तारण भी कर लिया जाता है। उधर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार के मामलों में तेजी लाने की बात कही है। पुलिस को तत्काल उनकी सुनाई करनी चाहिए कि क्यों आ रहा है, उसकी फरियाद सुननी चाहिए। अगर फरियाद नहीं सुनेंगे तो आप आगे बताएंगे, सीएम को बताएंगे, आगे रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आदमी आता है मजबूर होकर के पुलिस के पास जाता है और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, तो क्या कुछ होना चाहिए इसमें? इस पर तत्काल प्रभाव से उनका एक्शन होना चाहिए। क्यों आया, थाने में आया तो क्यों आया, कुछ परेशानी से तो आया होगा करके। अगर परेशानी से तो किसी को शौक फ्री लगी होगी। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से और सीएम हेल्पलाइन से शिकायतें आती हैं, ये सभी जो शिकायतें होती हैं ये इनकी टाइम बाउंड ये शिकायतें होती है। पर्टिकुलर समय अवधि के अंतर्गत इनको हमें निस्तारण करना होता है और इसकी मॉनिटरिंग हमारी कार्यालय से की जाती है। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 100% इनकी कार्रवाई जो है विद इन टाइम होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला है। हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी तक निकालकर मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इसके बाद में हर की पैड़ी पर बांग्लादेश में मरने वालों और हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई है। साधु संतों ने मांग की कि बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसे तत्काल रोक लगाई जाए। भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कठोर कदम उठाए। साधु संतों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद में हिंदुओं पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा और बांग्लादेश कूच किया जाएगा। संतों का जो आक्रोश था उसकी एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसका समापन हर की पौड़ी पर हुआ है। जिन भाई और बहनों ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया बांग्लादेश में, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, धर्म स्थानों पर जो हमले हुए हैं, उसको लेकर के पूरा साधु समाज आक्रोशित था। तो हम लोगों ने उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दी कि भगवान शिव और मां भगवती गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे। और भारत सरकार से मांग की भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। विदेश मंत्रालय इस पर सख्ती से नजर रखे, यही संतों की मांग। हरिद्वार के पूज्य संतों ने, अखाड़ों ने आज ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज, जैन समाज रहता है। अरे जो हिंदुओं से टकराएगा। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा वैसे ही सियासी पारा भी तेजी से ऊपर पहुंच गया है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान काशीपुर के बीजेपी नेताओं ने भी जनता को संबोधित किया। संबोधन में क्षेत्र के मुस्लिम और बहुजन समाज लोगों ने भड़काऊ बयानबाजी कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी नेताओं पर यह आरोप लगाया गया। साथ ही काशीपुर पुलिस अधीक्षक ने भी कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र में भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 13 अगस्त को विपिन अग्रवाल नामक व्यक्ति ने भड़काऊ बयानबाजी की है। इसमें मुस्लिम समाज और बहुजन समाज को अपमानित भी किया गया है। कोई मतलब नहीं है वाला हूं, संविधान से दुनिया चलती है और संविधान से हम भी आज जिस तरीके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल कमिश्नर देश के लिए शहादत देने वाले के शहीद कैप्टन दीपक सिंह पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भावुक हो गए हैं। उनकी आंख नम हो गई। गढ़वाल कमिश्नर ने भी मंडल मुख्यालय पौड़ी में शहीदों के प्रति अपनी संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि हम जहां पर भी हैं, जिस पद पर भी हैं, बिना पद के ही हम अपने देश के सर्वांगीण विकास को लेकर हमें मिलजुल कर कर्मठता से योगदान देना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बलिदान और अपेक्षाओं के अनुरूप देश को मजबूत बनाना चाहिए।
पौड़ी की रिजर्व पुलिस लाइन में सम्मानपूर्वक राष्ट्रगान की धुन के साथ में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने स्वतंत्रता दिलाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले शहीदों को याद करते हुए कहा कि शहीदों के सपनों के भारत को बनाने में सभी लोगों का योगदान देने की जरूरत है। इस दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग कर गुड सेमेट्रियन की भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को सम्मानित किया गया और इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी संचार अनूप कौला ने ध्वजारोहण किया। साथ ही जनपद के सभी थाना कोतवालियों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया गया है। साथ ही साथ जितने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उत्तराखंड पुलिस के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको पद से सम्मानित किया गया है, पदक से सम्मानित किया गया है, उनका भी नाम यहाँ पे लिया जाता है, उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है उनको स्वतंत्रता दिवस की क्या महत्व है, क्या हमारी सिग्निफिकेंस है, पुलिस विभाग में क्या उसकी किस प्रकार हमें इस दिवस को बनाना चाहिए। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को आरोपी के पास से सोने के चेन और घटना में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद हुई है, जबकि घटना का एक आरोपी फरार है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 10 अगस्त को बाजपुर के केशवनगर निवासी मीरा मिश्रा की बाइक में सवार 2 युवकों ने सोने की चेन छीनकर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद तत्काल कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके चलते पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की जांच की। इसके चलते पुलिस ने दौराहा मार्ग स्थित फ्लाईओवर के समीप राम उर्फ सुरेंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना का एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 2024 की घटना है, लगभग 10:30 बजे के करीब में केशव नगर कॉलोनी में महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, इनकी पत्नी अपने पशुओं को चारा दे रही थी। इसी बीच में 2 लड़के बाइक से आते हैं और आने के बाद उनकी चेन खींचते हैं, जिसमें वो गिरती हैं और चेन लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि चेन स्नैचिंग की ये घटना थी और इसको हमने पूरी संवेदनशीलता से लिया, क्योंकि चेन स्नैचिंग की घटना में केवल एक चेन बहुमूल्य नहीं जाती, बल्कि जो पीड़ित है उसको मानसिक आघात भी होता है, उसके अंदर एक असुरक्षा की भी भावना उत्पन्न होती है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताज़ी रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। नॉन स्टॉप काम में लग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। सीएम ने कई घोषणाएं भी की हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। मेहनत से, जिस लगन से आप लोग काम कर रहे हैं, सच में आपने लक्ष्य बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मैं बताऊं तो मैंने नवंबर के महीने से 30 नवंबर से मैंने प्रत्येक जिले में जाकर सभी जिलों में 13 के 13 जिलों में अपनी जो बहनें हैं, महिलाओं के बीच में जाकर मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे, मैं सभी जनपदों में गया और मुझे शुरू में लगता था नैनीताल जनपद से जब कार्यक्रम शुरू हुआ
तो कितने हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास की संख्या थी। और मैंने उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, कोई हुआ हो, उसमें अलग बात है आना, कोई रैली हो रही हो उसमें आना अलग बात है, लेकिन मातृशक्ति बंधन के इस उत्सव के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या मैंने पहली बार देखी। और मुझे लगा कि नैनीताल जनपद का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और अब लगता है कि जितने भी कार्यक्रम होंगे इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद मैं जिस जनपद में गया, उस जनपद में मुझे अपनी बहनों का, अपनी मातृशक्ति का सैलाब दिखा। और सैलाब के साथ साथ एक चीज और दिखाई दी कि हर जनपद में एक से बढ़कर एक उत्पाद हमारी बहनों ने बनाए हैं। और इतने अच्छे उत्पाद पहले तो मैं कुछ जगह पर सोचता था। मैंने पिछले साल जब सशक्त बहना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जिस दिन हम प्रारंभ कर रहे थे, तो राधिका जी भी थी हमारे साथ, गणेश जोशी जी भी थे। तो उस दिन मैं कह रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों को, कुछ एक हमारे बहनों के बनाए हुए जो उत्पाद हैं वो उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करते हैं, उनसे भी अच्छा बनाते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि हर एक जनपद में हमारी बहनें, उनके अंदर इतना स्किल्ड है, इतनी उनके अंदर उद्यमिता है, इतना कौशल है कि हर स्थान पर उन्होंने मतलब शानदार मल्टीनेशनल कंपनियों से बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे जो है उत्पाद बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम संसाधनों में बनाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से जो शब्द निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो हमारी मातृशक्ति का होगा। हमारी सरकार ने आज चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो या मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हो, इन दोनों योजनाओं में राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है उसके नए अवसर और नई शक्ति प्रदान की है। आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर समाज को भी आज एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जहां वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी, अन्य बहनों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है, यह आपके भीतर जो छुपी हुई आपकी प्रतिभा है, क्षमता है, उसको पहचानने का और सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास भी है। उत्तराखंड में हमने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो स्वयं सहायता समूह है, स्थानीय उत्पादों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाने का लगातार प्रयास किया है। और स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता में इतना ही। नमस्कार।